हिंदी ज्ञान गंगा के इस पटल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मित्रों, हमने एक श्रृंखला जो हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य को लेकर है, तो आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रयोजन कि किस निमित्त ये इतिहास पढ़ा जाए, क्या आवश्यकता है इतिहास की, इन सभी विषयों पर गंभीर चर्चा करेंगे। तो साहित्य के इतिहास लेखन का मूल प्रयोजन साहित्य की प्रवृत्तियों एवं उसकी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना है। जो साहित्य के इतिहास का मूल प्रयोजन है, लेखन का मूल प्रयोजन है, वह ये है कि साहित्य की प्रवृत्तियां क्या है, उस काल में साहित्य की क्या प्रवृत्तियां रही। आदिकाल में वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है कि वीरता के अधिक वर्णन किए गए, तो उनको जानने समझने के लिए इतिहास लेखन किया, उसके आंतरिक और बाह्य संघर्ष के सरल व सुबोध भाषा में वर्णित करना है। क्योंकि जो कवि होता है, लेखक होता है, उसकी जो लिखने और समझने की शैली होती है वह व्यंजनापरक होती है, परंतु इतिहास में उसे अविधापरक बनाकर हमें एक पाठक के सामने या हिंदी भाषा के जिज्ञासुओं के सामने उपलब्ध कराने की एक चुनौती होती है। तो वह सरल और सुबोध भाषा में वर्णित करना आवश्यक होता है। साहित्य की प्रेरक शक्तियों के साथ आंतरिक भाव सामंजस्य बिठाना तथा जीवन को गति प्रदान करने वाले साहित्य की समाज में क्या भूमिका है उसे बतलाना एवं राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों का दिग्दर्शन कराना साहित्य इतिहास का प्रयोजन होता है। कई बार अगर पूछा गया कि साहित्य के इतिहास का क्या प्रयोजन है, तो साहित्य के इतिहास का प्रयोजन जो है कि साहित्य की प्रेरक शक्तियाँ जो हमें प्रेरणा देती है, के साथ ही जो आंतरिक अंदर के जो भाव है, कविता या कथा में जो लेखक ने स्पष्ट किए हैं, उनके साथ सामंजस्य बिठाना है तथा जीवन को गति प्रदान करने वाले साहित्य की समाज में क्या भूमिका उसे बतलाना एवं राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों का दिग्दर्शन कराना कि उस समय की, उस कालखंड की, उस समय की जो राजनीतिक शक्तियाँ थी वो किस प्रकार की थी, उस समय का जो समाज का ताना बाना था वह किस प्रकार का था, जो समाज था उसकी संस्कृति किस प्रकार की थी। इन सभी विषयों का दिग्दर्शन का इतिहास हमें करवाता है और इसी को बताने का दायित्व, यही उसका प्रयोजन है साहित्य के इतिहास का। इतिहास शब्द जो है वह इति और हास से बना हुआ है। इतिहास शब्द इति जिसका अर्थ है ऐसा ही था, इति ऐसा, हास हुआ, कि ऐसा ही हुआ, ऐसा ही उस कालखंड में हुआ जिस कालखंड का इतिहास लिखा जा रहा है, उसकी जानकारी साहित्य का इतिहास देता है। कोई भी इतिहास जिस विषय पर लिखा जा रहा उस समय के, उसके पूर्व कालखंड की हमें जानकारियाँ उपलब्ध करवाता है। यदि साहित्य के इतिहास को साहित्यिक दिया जाए तो अनुचित नहीं होगा। अवश्य ही कि अगर साहित्य के इतिहास को साहित्य का दिग्दर्शन की, साहित्य में उस समय क्या प्रवृत्तियां थी, किस प्रकार था, किस शैली की अधिकता थी और किस प्रकार लेखन किया जा रहा था, उस सभी चीज़ों का दिग्दर्शन साहित्य का इतिहास करवाएगा। क्योंकि यह वर्तमान और अतीत के पक्षों को उजागर करता है और साहित्य इतिहास में हिंदी का मूल उद्गम और उसके कर्मिक विकास को समझाता है कि हिंदी का कर्मिक विकास कैसे हुआ, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश और अवट से होते हुए हिंदी तक उसका कालक्रम और उसकी गतिमति क्या रही, उसके बारे में हमें बताता है। साहित्य का इतिहास अपने विकास क्रम का अध्ययन करता है और समाज का ध्यान केंद्रित करता है कि उसका कालक्रम क्या रहा। साहित्य का कालक्रम कि कहाँ से किस काल को किस नाम से जाना जाएगा, उसका नामकरण और उसमें योगदान देने वाले जो कवि, लेखक हुए, उनका जो महत्वपूर्ण सहयोग रहा
तत्कालीन परिस्थितियाँ क्या रही, कितने आक्रमण हुए, क्या हुआ, किस कारण भक्ति काल का उदय हुआ, या सब इन विषयों का, किस काल से रीतिकाल का उदय हुआ, किस काल से आधुनिक काल और हिंदी एक सुस्पष्ट भाषा और भारत की एक आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार की जाने लगी, इसका हमें ज्ञान साहित्य के इतिहास को पढ़ने, जानने और समझने के बाद ही मिल, जो समाज के लिए आवश्यक है। और ये जानना समझना भी समाज के लिए आवश्यक है, क्योंकि उसके द्वारा विकास क्रम के सोपानों और स्तरों को आसानी से समझ सकते हैं। तत्कालीन कवियों की काव्य कला व भाषा शिल्प से परिचय होता है। मैंने बताया कि वीरगाथा काल क्यों वीरगाथा काल था, उनकी जो डिंगल पिंगल शैलियाँ थी वो क्यों डिंगल पिंगल शैलियाँ थी, वह सारा अध्यापन हमें हिंदी साहित्य के आदिकाल में देखने को मिलेगा। वैसे ही भक्ति काल की शैली क्या थी, रीति क्या थी, भाषा क्या थी, उन सब चीज़ों का परिचय हमें इतिहास से होगा, जो कि उनका परिचय जानना आवश्यक है, इसलिए कि वह आगामी पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक होता है। और अतः हिंदी साहित्य का इतिहास कवि व लेखकों के काल संबंधित विवेचना करते हुए उनकी कृतियों का भी विश्लेषण करता है। अतः साहित्य के इतिहास का मूल प्रयोजन विगत युगों की साहित्यिक प्रवृत्तियों का दिग्दर्शन करना है, क्योंकि साहित्य का इतिहास मानव की चित्तवृत्तियों का चित्रण तथा समसामयिक प्रवेश का विवरण प्रस्तुत करता है कि उस समय की क्या थी, छायावादी छाया काल में या छाया युग में किस प्रकार के कवि हुए, उनकी चित्तवृत्तियों में किस प्रकार की काव्य धाराएँ दौड़ रही थी, किस प्रकार के कल्पना के सागर उमड़ रहे थे, उन सब विषयों को हमें साहित्य का इतिहास ही बताएगा। ये किसी भी विषय को किसी भी कालखंड को ले लीजिए आप, चाहे आदिकाल को ले लीजिए, भक्ति काल को ले लीजिए, रीतिकाल को ले लीजिए, या आधुनिक काल के अनेकों कालखंडों को आप ले सकते हैं। तो उससे हमें स्पष्ट होता है कि किस युग में उस समय की चित्तवृत्तियाँ क्या थी और समसामयिक परिवेश क्या था, ये इतिहास से हमें जानने को मिलेगा। जिस प्रकार समाज साहित्य को प्रभावित करता है, क्योंकि समाज में जो कुछ होता है उसी को कवि देखता, लिखता और समझता, जानता है। देखता है कवि की समाज में क्या हो रहा है तो उस पर चिंतन करता है। जब वह चिंतन उस पर करता है तो उस पर अपने विचार, मंतव्य, कविता, कथा, उपन्यास इत्यादि के रूप में वह प्रस्तुत करता है। इसीलिए ठीक उसी प्रकार साहित्य भी समाज को प्रभावित करता है, और जो साहित्य हैं, हम पूर्व का साहित्य पढ़ रहे हैं, उससे हम कुछ प्रेरणा लेंगे और उससे प्रभावित होंगे और जीवन में कुछ हमारे वही आचरण आने लगता है। तो इसलिए साहित्य भी समाज को और समाज भी साहित्य को प्रभावित करता है, और इसीलिए कहा भी जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, क्योंकि साहित्य बताता है कि उस समय के कालखंड में क्या स्थितियाँ थी। दर्पण हमें बताता है कि हमारे चेहरे पर किस प्रकार के शुभ अशुभ चीज़ें हैं, इन सब चीज़ का हमें दर्पण बताता है। ठीक उसी प्रकार इतिहास भी, साहित्य का इतिहास भी, साहित्य भी उस समय के कालखंड का दर्पण के रूप में प्रस्तुत होता और हमारे सामने हुबहू यह स्पष्ट कर देता है कि उस कालखंड की क्या प्रवृत्तियाँ, क्या भाषा, क्या चित्तवृत्तियाँ थी। आगे साहित्य के जो हिंदी साहित्य के इतिहास है, उसके स्रोत क्या है, तो इस पर आप जानते हैं कि इतिहास जो है वो सदैव साक्ष्यों की खोज करता है। बिना साक्ष्यों के वह प्रमाणित ही नहीं होता है, और जब तक वह प्रमाणित ना हो तब तक हम बता नहीं सकते कि इस स्थिति में उस समय के लोग रहते हों या इस प्रकार की भाषा का वह प्रयोग करते रहे होंगे। वह प्रमाणित आगे बढ़ता है, यही उसकी आधार सामग्री है। आप जानते हैं कि इतिहास की आधार सामग्री प्रमाणिक साक्ष्य है। वह साक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, एक अंतः साक्ष्य और दूसरा बाह्य साक्ष्य। जो अंतः साक्ष्य के अंतर्गत उपलब्ध सामग्री के आधारभूत कृतियों एवं ग्रंथों, कवि एवं लेखकों की फुटकर प्रकाशित व अप्रकाशित रचनाएं होती हैं। दो प्रकार के साक्ष्य बताएं। पहला साक्ष्य होता अंतः साक्ष्य, दूसरा बाह्य साक्ष्य। अंतः साक्ष्य की बात कर रहे हैं कि अंतः साक्ष्य के अंतर्गत क्या होता है कि आधारभूत कृतियाँ,
उस समय की जो आधारभूत कृतियाँ हैं और ग्रंथ उनकी उनकी उनका उल्लेख किया जाता है। कवि और लेखकों की जो फुटकर छोटी दो चार कविताएं छपती हैं या प्रकाशित हुई या अप्रकाशित हुई, उन सब साहित्य के इतिहास में हमें अंतः साक्ष्य के अंतर्गत अध्ययन करना है। और बाह्य साक्ष्य के अंतर्गत क्या होता है कि ताम्र पत्रावली कि तांबे के पत्रों पर क्या क्या उस समय के कालखंड में लिखा गया, शिलालेख पत्थरों पर लिखे गए लेख, वंशावलियाँ कई कई राजाओं की वंशावली की, उसके पहले कौन राजा, उसके पहले कौन राजा, इस प्रकार की जनश्रुतियाँ जो चलती हैं, कहावतें, ख्यात राजस्थानी साहित्य में बहुत देखने को मिलता है और आदिकाल में भी देखने को मिलता है ख्यात, और वचनिकाएँ जैसी सामग्रियाँ होती हैं जो तत्काल युग में तत्कालीन युग को प्रलक्षित करती हैं। ये सब चीज़ें ताम्रपत्रावली, शिलालेख, वंशावली, जनश्रुतियाँ, कहावतें, ख्यात और वचनिकाएँ ये उस समय के समाज की स्थिति, उस समय उस युग की जो भावनाएं चित्तवृत्तियाँ रही हो उसको प्रलक्षित करती है, उसको बताती है। हिंदी साहित्य में भी अंतः और बाह्य स्रोतों के माध्यम से इतिहास लेखन आरंभ हुआ। जो अंतः साक्ष्य बताए थे, अंतः साक्ष्य ग्रंथों, कृतियों, कवियों और लेखकों की फुटकर रचना, प्रकाशित अप्रकाशित रचनाएं, और बाह्य साक्ष्य ताम्रपत्र, शिलालेख इत्यादि, इनके साथ में हिंदी साहित्य में भी प्रवृत्तियां आरंभ हुई, जिसमें गोकुलनाथ द्वारा रचित 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, नावादासकृत भक्तमाल, ये ऐसी रचनाएं हैं जिनमें इतिहास, उस युग का इतिहास देखने को मिलता है। दुर्वादासकृत नामावली और संतवाणी उस समय की प्रमुख रचनाएं रही हैं। संत और भिखारीदासकृत काव्य निर्णय बहुत ही उत्तम ग्रंथ है, तथा अन्य कृतियाँ कवि नामावली, मोद तरंगिणी, श्रृंगार संग्रह और हरिश्चंद्रकृत तिलक सुंदरी, माता दीन मिश्र का कवित रत्नाकर में कई कवियों की कविताओं का परिचय मिलता है। इस प्रकार अंतः साक्ष्य प्रकाशित रचनाओं एवं अप्रकाशित रचनाओं का संग्रह होता है। अब बाह्य साक्ष्य की ओर हम एक नज़र डालेंगे तो बाह्य साक्ष्य के माध्यम से इतिहासकार अपनी पैनी दृष्टि से तत्कालीन परिस्थितियों की खोज कर लेता है कि उस समय क्या हुआ, कैसे हुआ, उन सब चीज़ों का अध्ययन इतिहासकार करता है। एक विदेशी इतिहास कर्नल टॉड द्वारा लिखा गया राजस्थान का इतिहास में चारण कवियों तथा काशी नागरिक प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट में अज्ञात कवियों एवं लेखकों का परिचय मिलता है। जो कर्नल टॉड द्वारा लिखा गया राजस्थान का इतिहास, उसमें चारण कवियों का और नागरिक प्रचारणी सभा काशी में जो थी वहाँ उसकी एक रिपोर्ट हुई, उसमें कई अज्ञात और ज्ञात कवियों का परिचय देखने को हमें मिलता है। हिंदी साहित्य का इतिहास भी एक ग्रंथ के रूप में नागरिक प्रचारणी सभा ने भी निकाला था, जिसका संपादन अनेकों लेखकों द्वारा किया गया। हम शायद उसको इसमें पहले डाल चुके हैं, आप देख सकते हैं, नागरिक प्रचारणी सभा का वीडियो प्लेलिस्ट में है। मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज की तथा हिंदुओं के धार्मिक दर्शनों के सिद्धांतों को निरूपित करते हुए उस समय के कवि, लेखकों एवं आचार्यों के विचारों की समीक्षा की। कौन? मोतीलाल मेनारिया। मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थानी साहित्य पर बहुत अधिक काम किया और उनके द्वारा हिंदी के लिखित ग्रंथों की, हस्तलिखित ग्रंथ जो हाथ से लिखे गए थे, पांडुलिपियाँ, उनकी खोज की गई और हिंदुओं के धार्मिक दर्शन सिद्धांतों को निरूपित करते हुए उस समय के कवि, लेखकों, आचार्यों के जो विचार रहे उनकी उन्होंने समीक्षा की और समाज के सामने उसको उपलब्ध करवाया। जनश्रुतियों से तात्पर्य है कि जनता में प्रचलित बातें जिसमें सत्य का अंश छिपा रहता है। जनश्रुति का तात्पर्य क्या है कि जनता में जो प्रचलित बातें हैं वह कहीं से शुरू होती हैं और आप पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती हैं, तो उसमें कोई सत्य का अंश छिपा रहता है कि इसके पीछे क्या तथ्य रहा हो। ऐसे सभी विषयों पर मोतीलाल मेनारिया ने काम किया। यह कई वर्षों तक लोगों की जीभ पर रहती है। कौन? जनश्रुतियाँ, किंतु धीरे धीरे लिपिबद्ध हो जाती है। उनमें कवि के जीवन संबंधित घटनाओं का योग होता है तथा प्राचीन
ऐतिहासिक शिलाखंड लेखों के आधार पर उस युग का चित्रण मिलता है। शिलालेखों में क्या होता है कि उस समय के कवि कौन थे, उनके दरबारी कवि कौन थे, इस प्रकार के अनेकों शिलालेख देखने को मिलते हैं। तो उसमें उन शिलालेखों में उस समय के जो घटनाएं हुई, कवि के जीवन से संबंधित या जो कवि की रचनाओं से संबंधित, उनका चित्रण देखने को हमें मिलता है। इस प्रकार की आधारभूत सामग्री के मूल स्रोतों के माध्यम से ही इतिहास लेखन होता है। ये बाह्य साक्ष्य, अंतः साक्ष्य, बाह्य साक्ष्य के अंतर्गत शिलालेख, ताम्र पत्रावली इत्यादि, और अंतः साक्ष्य के अंतर्गत ग्रंथ, कीर्ति, कवि, लेखक, उनकी प्रकाशित अप्रकाशित रचनाएं, इनके माध्यम, इनको आधार बनाकर, इनको साक्ष्य बनाकर हिंदी का इतिहास लिखा गया। और इतिहास लेखन की जो परंपराएं रही, कल पुनः हम मिलेंगे। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और जिससे हमारा उत्साह बना रहे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद आप सभी का।